फिल्म इनसाइट हिंदी में आपका स्वागत है। आज रात हम प्रवेश करते हैं द पेल ब्लू आई की ठंडी और सायादार दुनिया में। वर्ष 1830 में एक सैन्य अकादमी में एक कैडेट मृत पाया जाता है, लेकिन जब रहस्यमय तरीके से उसका हृदय निकाल लिया जाता है तो ये मामला किसी की कल्पना से भी अधिक भयावह हो जाता है। एक सेवानिवृत्त जासूस एक युवा तेज दिमाग कैडेट एडगर एलन पो के साथ मिलकर बर्फ, सन्नाटे और संदेह के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करने निकलता है। रहस्य, दुख और रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। साल 1830 की एक कड़ाके की ठंड वाली सुबह के शुरुआती घंटों में एक भयावह खोज सुनसान जंगल की खामोशी को तोड़ देती है। एक शांत नदी के पार, ऐसी जमीन पर जहां इंसानों के कदम शायद ही पड़े हों, एक निर्जीव शरीर पुराने पेड़ की शाखा से झूल रहा है। हवा धीरे धीरे बह रही है, मानो वो वहां घटी घटना के रहस्यों को फुसफुसाकर बताना चाहती हो। उस डरावने दृश्य से कुछ ही दूरी पर ऑगस्टस लैंडर नाम का एक व्यक्ति नदी किनारे घुटनों के बल बैठा बर्फ जैसे ठंडे पानी में अपने हाथ शांति से धो रहा है। वो उसी नदी के किनारे बने एक साधारण से कुटिया में अकेला रहता है। कभी वो एक सम्मानित अन्वेषक था जो सबसे जटिल रहस्यों को सुलझाने के लिए जाना जाता था। अब सेवानिवृत्त होकर वो एकांत में अपने दिन बिताता है, ऐसी यादों का बोझ उठाए जो किसी भी मामले से कहीं अधिक भारी है, जिन्हें उसने कभी सुलझाया था। उसकी शांत जिंदगी तब टूट जाती है जब पास की सैन्य अकादमी के कुछ अधिकारी उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं। उनके चेहरों पर तनाव साफ झलक रहा है। उनका उद्देश्य अत्यंत गंभीर है। नदी के पास मिला शव उनकी अकादमी के एक कैडेट का था। स्थिति को स्वयं संभालने में असमर्थ होकर वे उस एकमात्र व्यक्ति की सहायता लेने आए हैं जिस पर उन्हें सच उजागर करने का भरोसा है। सेवा के वर्षों के दौरान लैंडर ने शहर के उच्चतम अधिकारियों तक का सम्मान अर्जित किया था। उसकी तेज बुद्धि और स्थिर निर्णय क्षमता ने उसे अधिकारियों के बीच एक किंवदंती बना दिया था। इसी प्रतिष्ठा के कारण अकादमी का कप्तान स्वयं उसे अपने साथ ले जाता है। वहां पहुंचने पर लैंडर का गहरे सम्मान के साथ स्वागत किया जाता है। कप्तान बताता है कि यहाँ तक कि गवर्नर ने भी उसे बुलाने के निर्णय को स्वीकृति दी है, इस आशा में कि उसका अनुभव इस परेशान कर देने वाले मामले में स्पष्टता लाएगा। लेकिन लैंडर के शांत चेहरे के पीछे एक घायल दिल छिपा है। उसने भले ही अनगिनत आपराधिक पहेलियों को सुलझाया हो, पर उसका निजी जीवन दुखों से भरा रहा है। 3 साल पहले उसने अपनी पत्नी को खो दिया था और उसके कुछ समय बाद उसकी बेटी भी किसी के साथ घर छोड़कर चली गई, बिना कोई निशान छोड़े। इन नुकसानों ने उसकी आत्मा में गहरी अकेलापन भर दिया। अब जब वो एक बार फिर रहस्य की छाया में कदम रखता है, लैंडर केवल जंगल में हुई एक अजीब मौत का सामना नहीं कर रहा, बल्कि वो उस खालीपन का भी सामना कर रहा है जो उसके परिवार के बिछड़ने के बाद से उसके साथ चला आ रहा है। अकेलेपन का बोझ धीरे धीरे लैंडर को शराब की ओर धकेलने लगा। जो कभी अपने विचारों को शांत करने के लिए लिया गया एक मामूली जाम था, वो धीरे धीरे ऐसी आदत बन गया जिसे वो आसानी से नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। रातें लंबी होती चली गई और नदी किनारे बने उसके छोटे से घर का सन्नाटा असहनीय लगने लगा। अकादमी का कर्नल लैंडर की इस कमजोरी से भली भांति परिचित था। उसने सेवानिवृत्त अन्वेषक के दुख और शराब पर बढ़ती निर्भरता की फुसफुसाहटें सुनी थी, और इसी कारण इतने गंभीर मामले की जिम्मेदारी उसे सौंपने से पहले वो हिचकिचा रहा था। फिर भी जब लैंडर उसके सामने खड़ा हुआ, उसकी आवाज स्थिर और आंखें तेज, तो ऐसा लगा मानो उसकी पुरानी कुशलता अब भी जीवित हो। अपने निजी संघर्षों को एक ओर रखकर उसने शांत स्वर में पूछा कि उसे क्यों बुलाया गया है। कर्नल ने बताया कि फ्राई नामक एक कैडेट ने पिछली रात कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी। पहली नजर में ये एक दुखद आत्महत्या प्रतीत हुई, लेकिन असली भय का कारण कुछ और था। जब फ्राई के शव को अस्पताल कक्ष में ले जाया गया तो एक भयावह सच्चाई सामने आई। उसकी छाती से उसका हृदय निकाल लिया गया था। बिना देर किए कर्नल लैंडर को उस अस्पताल कक्ष में ले गया जहां शव रखा था। अकादमी के चिकित्सक डॉक्टर मार्क्वेज ने बताया कि उन्होंने क्या देखा। छाती को धारदार औजार से सावधानी पूर्वक खोला गया था और हृदय को आश्चर्यजनक सटीकता के साथ निकाला गया था। यह घबराहट या क्रोध का काम नहीं था, बल्कि पूर्ण नियंत्रण का संकेत था। लैंडर ने चुपचाप सब सुना और फिर वो प्रश्न पूछा जो सबके मन में था, क्या कोई साधारण व्यक्ति ऐसा कर सकता है या इसके लिए किसी प्रशिक्षित सर्जन का हाथ चाहिए? डॉक्टर ने उत्तर दिया कि शल्य चिकित्सा का अनुभव मददगार हो सकता है, परंतु मानव शरीर रचना का पर्याप्त ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति ये कर सकता है। यहाँ उपाधि नहीं, कौशल महत्वपूर्ण था। इसके बाद लैंडर उस सुनसान जगह पर पहुंचा जहां फ्राई का शव मिला था। कप्तान उसके साथ था, साथ ही वो सैनिक भी जिसने सबसे पहले ये दृश्य देखा था। युवा प्रहरी ने बताया कि पिछली रात गश्त के दौरान उसने अंधेरे में एक चीख सुनी थी। आवाज का पीछा करते हुए वो उस पेड़ तक पहुंचा जहां फ्राई रस्सी से लटका हुआ था। लेकिन एक अजीब बात थी। सैनिक ने बताया कि हालांकि फ्राई रस्सी से झूल रहा था, उसके पैर अब भी जमीन को छू रहे थे। लैंडर की आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। उसने पूछा कि क्या आसपास किसी और को देखा गया था। सैनिक ने दृढ़ता से कहा कि उसने किसी को नहीं देखा। लैंडर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने उसे जाने दिया। वापस अस्पताल कक्ष में लौटकर लैंडर ने स्वयं शव की जांच की। दूसरों के विपरीत
वो मृत शरीर की मूक भाषा को पढ़ने के वर्षों के अनुभव के साथ धैर्यपूर्वक निरीक्षण कर रहा था। फ्राई के सिर के पीछे उसे एक गहरा घाव मिला, ऐसा घाव जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसके हाथों पर भी चोट के निशान थे, जो एक हताश संघर्ष का संकेत दे रहे थे। अब सबूत कहानी को बदलने लगे थे। ये आत्महत्या नहीं लग रही थी, ये एक सुनियोजित हत्या प्रतीत हो रही थी, जिसे धोखे के लिए आत्महत्या का रूप दिया गया था। जब डॉक्टर फिर से उनके पास लौटे तो लैंडर ने उनके सामने सिर की चोट की ओर इशारा किया। डॉ मार्क्वेस स्पष्ट रूप से घबरा गए। उन्हें हैरानी हुई कि इतनी गंभीर चोट उनकी पहले की जांच में कैसे छूट गई। दोनों ने मिलकर फ्राई की कसकर बंद मुट्ठी को खोला। उसके अंदर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था, जिस पर कुछ अक्षर लिखे हुए थे, मानो किसी संदेश का अधूरा हिस्सा। डॉक्टर स्तब्ध रह गए कि इतना महत्वपूर्ण सुराग उनकी नजर से कैसे छूट गया। लेकिन लैंडर ने कुछ नहीं कहा। उसने सावधानी से वो कागज अपने पास रख लिया, ये समझते हुए कि शायद यही इस रहस्य की कुंजी हो सकता है। जाने से पहले कप्तान ने गंभीर चेहरे के साथ उसे रोक लिया। उसने आग्रह किया कि जांच पूरी तरह गोपनीय रखी जाए। अकादमी की प्रतिष्ठा पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए, ये बात उसने स्पष्ट कर दी। साथ ही उसने एक सख्त शर्त भी रखी, जब तक मामला सुलझ न जाए लैंडर शराब से दूर रहेगा। सेवानिवृत्त जासूस की शराबी छवि पहले ही काफी फैल चुकी थी। लैंडर ने बिना किसी विरोध के सहमति दे दी और इसी के साथ उसने आधिकारिक रूप से अपनी जांच शुरू कर दी। एक बार फिर वो उस सुनसान पेड़ के पास लौटा जहां फ्राई का शव लटका मिला था। लैंडर ने जमीन, शाखाओं और आसपास की परछाइयों को ध्यान से खंगालना शुरू किया, ये जानते हुए कि उसी शांत जंगल में कहीं सच्चाई छिपी हुई है जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रही है। जब लैंडर पेड़ के नीचे की जमीन का बारीकी से निरीक्षण कर रहा था, तभी एक युवा कैडेट शांत आत्मविश्वास के साथ उसके पास आया। उस छात्र ने अपना परिचय एडगर के रूप में दिया। दूसरों के विपरीत एडगर डरा हुआ नहीं दिख रहा था, बल्कि वो उत्सुक प्रतीत हो रहा था। उसने बताया कि वह भी अपने तरीके से फ्राई की मृत्यु की जांच कर रहा था। फिर असामान्य दृढ़ता के साथ उसने कहा कि हत्यारा अवश्य ही एक कवि होगा। बिना कोई स्पष्टीकरण दिए वो मुड़ा और वहां से चला गया, लैंडर को और भी अधिक सवालों के साथ छोड़ते हुए। बाद में लैंडर उस कांस्टेबल से मिलने गया जिसे उस रात अस्पताल कक्ष में फ्राई के शव की निगरानी के लिए तैनात किया गया था, जब उसका हृदय निकाला गया था। पहरेदार ने बताया कि वो सुबह 2:30 बजे तक अपनी ड्यूटी पर था। उसी समय एक अधिकारी वहां आया और उसे अपना स्थान छोड़ने का आदेश दिया। गहरी अंधेरी रात के कारण वो उस व्यक्ति का चेहरा साफ नहीं देख सका। ये बात लैंडर को बेचैन कर गई। कांस्टेबल ने एक और भी अजीब बात बताई। उस अधिकारी के कंधे पर कोई पदचिह्न, रैंक इंसिग्निया नहीं था। एक सैन्य संस्थान में जहां सम्मान और पदानुक्रम का अत्यधिक महत्व होता है, ऐसा अभाव अत्यंत असामान्य था। यह विचार लैंडर के मन में एक साए की तरह ठहर गया। अपने विचारों को समेटने के लिए लैंडर एक स्थानीय सराय में चला गया। वहां की बारटेंडर पैटी उसे भली भांति जानती थी, लेकिन उस शाम उसकी सामान्य आत्मीयता की जगह चेहरे पर गहरा दुख था। जब लैंडर ने उससे पूछा कि वो क्यों उदास है, तो उसने स्वीकार किया कि वो फ्राई को व्यक्तिगत रूप से जानती थी और उसकी मृत्यु से गहराई से आहत थी। लैंडर को सबसे अधिक आश्चर्य उसकी अगली बात से हुआ। उसने बताया कि अकादमी के भीतर केवल एक छोटे से समूह को ही इस घटना की जानकारी दी गई थी। जिज्ञासु होकर लैंडर ने पूछा कि उसे ये खबर कैसे मिली। पैटी ने चुपचाप कमरे के कोने में रखी एक मेज की ओर इशारा किया। वहां एडगर बैठा था, वही कैडेट जिसने पहले कवियों और हत्या की बात की थी। लैंडर उसके पास गया और सीधा सवाल किया कि उसने हत्यारे को कवि क्यों कहा। एडगर, जो पहले से ही शराब के नशे में था, स्वप्निल स्वर में बोला कि किसी आदमी का दिल चुराने की कल्पना, वो भी शाब्दिक और प्रतीकात्मक दोनों अर्थों में, केवल एक कवि की कल्पना शक्ति से ही जन्म ले सकती है। उसने दावा किया कि स्वयं कवि होने के नाते वो ऐसे नाटकीय अंधकार से भरे मन को समझ सकता है। लैंडर ने जल्द ही समझ लिया कि एडगर की बातें शराब से धुंधली हो चुकी थी, फिर भी उसके नाटकीय अंदाज के नीचे एक तेज बुद्धि छिपी थी। जब लैंडर जाने ही वाला था, एडगर ने उसे रोक लिया और एक और जानकारी दी। फ्राई का हाल ही में अपने रूममेट से झगड़ा हुआ था, पर यह विवाद किस बारे में था कोई नहीं जानता था। अगले दिन लैंडर और कप्तान ने 2 कैडेटों को पूछताछ के लिए बुलाया। उनमें से एक फ्राई का रूममेट था। जब उससे उस विवाद के बारे में पूछा गया तो उसने उसे मामूली बताते हुए टाल दिया। उसने कहा कि बात गंभीर नहीं थी। उसके अनुसार फ्राई कुछ संदिग्ध साथियों के प्रभाव में आ गया था और उसने केवल उसे चेतावनी देने की कोशिश की थी। उनका झगड़ा बस इसी बात को लेकर हुआ था, इससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन जब उससे उन तथाकथित बुरे प्रभावों के बारे में पूछा गया तो उसने अनभिज्ञता जताई। फ्राई ने कभी उनके नाम नहीं बताए थे। उसका बयान दर्ज करने के बाद लैंडर ने उसे जाने दिया। इसके बाद स्टॉडर्ड नामक एक और कैडेट को बुलाया गया, वही जो कथित तौर पर फ्राई को जीवित देखने वाला अंतिम व्यक्ति था। स्टॉडर्ड ने बताया कि अपनी मृत्यु की रात फ्राई घबराया हुआ और जल्दबाजी में लग रहा था, मानो वो वरिष्ठ अधिकारियों की नजरों से बचने की कोशिश कर रहा हो। उसने कहा था कि उसे कोई अत्यावश्यक काम है, लेकिन उसने कोई विवरण नहीं दिया। बात करते समय स्टॉडर्ड का चेहरा पीला पड़ गया और उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। लैंडर ने यह बदलाव तुरंत नोटिस कर लिया। ये डर था
बीमारी थी या अपराध बोध, ये स्पष्ट नहीं था। जब स्टॉडर ने कहा कि वो अस्वस्थ महसूस कर रहा है तो लैंडर ने उसे जाने की अनुमति दे दी, हालांकि उसके मन में संदेह बना रहा। उसी समय एक संदेशवाहक कप्तान के पास चिंताजनक खबर लेकर आया। पिछली रात रहस्यमय परिस्थितियों में एक गाय और एक बकरी के हृदय भी निकाल लिए गए थे। अब पैटर्न स्पष्ट था। कप्तान का धैर्य टूट गया। आगे किसी और भयावह घटना को रोकने के लिए उसने पूरी अकादमी को तत्काल बंद करने का आदेश दे दिया। बिना अनुमति के कोई अंदर या बाहर नहीं जा सकेगा। जो दीवारें कभी अनुशासन और गर्व का प्रतीक थी, अब किसी कारागार की सीमाओं जैसी महसूस होने लगी। और उन दीवारों के भीतर कहीं एक चालाक दिमाग अब भी अनदेखा घूम रहा था। कप्तान द्वारा लगाए गए सख्त प्रतिबंधों के बावजूद लैंडर ने नियमों को थोड़ा मोड़ने का निर्णय लिया। एक शाम अकादमी के द्वारों से बाहर उसने एडगर से गुप्त रूप से मुलाकात की। लैंडर ने सोचा था कि युवा कैडेट फ्राई के करीब रहा होगा, लेकिन एडगर ने चौंकाते हुए स्वीकार किया कि उन्होंने कभी आपस में बात तक नहीं की थी। उसका कहना था कि उसकी रुचि केवल जिज्ञासा और अंतर्ज्ञान से प्रेरित थी। उसके अजीब व्यवहार के पीछे छिपी तीक्ष्ण बुद्धि को पहचानते हुए लैंडर ने साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा। एडगर ने बिना हिचकिचाए सहमति दे दी। विदा लेने से पहले लैंडर ने उसे वो फटा हुआ कागज दिया जो फ्राई की मुट्ठी में मिला था। उसने एडगर से कहा कि वो उन अधूरे शब्दों का अध्ययन करे और गायब हिस्सों को जोड़ने की कोशिश करे। उसी रात एडगर उत्साह से चमकती आंखों के साथ लैंडर की नदी किनारे वाली कुटिया में पहुंचा। उसने बताया कि वो संदेश का एक हिस्सा समझने में सफल रहा है। उसके अनुसार वो पत्र हत्यारे द्वारा लिखा गया था, एक सुनियोजित निमंत्रण जिसे अत्यावश्यक काम का रूप दिया गया था। फ्राई स्वेच्छा से उस सुनसान स्थान पर गया था। इसका केवल एक ही अर्थ था, वो भेजने वाले पर भरोसा करता था। लैंडर ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी, युवा कैडेट की तर्क शक्ति से प्रभावित होकर। फिर भी संदेश की कई पंक्तियां अभी अधूरी थी। दोनों ने मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर उस कागज पर मेहनत की, खाली जगहों को भरते हुए, संभावनाओं पर बहस करते हुए। घंटों की गहरी सोच विचार के बाद वे एक साहसिक निष्कर्ष पर पहुंचे। पत्र की भाषा और भाव से संकेत मिलता था कि वो शायद किसी महिला ने लिखा हो। कोई युवा कैडेट देर रात चुपके से बाहर निकले, सजा का जोखिम उठाए। ऐसा वो अधिकतर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए ही करेगा जिससे वो गहराई से जुड़ा हो। तभी एडगर ने एक अत्यंत निजी बात स्वीकार की। उसने बताया कि उसकी मां की मृत्यु 20 वर्ष पहले हो चुकी थी। फिर भी उसे अक्सर ऐसा महसूस होता था मानो वो अब भी उससे बात करती हो। रात की खामोशी में उसके अनुसार उसकी मां की आवाज उसके मन में कविताएं फुसफुसाती थी, जिन्हें वो सावधानी से अपनी डायरी में लिख लेता था। एक सुबह उसने एक अपराध बोध से दबी हुई उदास युवती के बारे में कविता लिखी और उसी दिन बाद में उसने अपनी खिड़की के बाहर एक लड़की की झलक देखी जो उसकी कविता की उस छवि से मिलती जुलती थी। एडगर के लिए यह महज संयोग नहीं था। उसने सोचा कि कहीं वो लड़की किसी तरह इस अपराध से जुड़ी तो नहीं, लेकिन लैंडर को यह कहानी चिंताजनक लगी। उसे लगने लगा कि कहीं एडगर की कल्पना हकीकत से बहुत दूर तो नहीं जा रही। उस शाम बाद में लैंडर फिर से सराय में था। पैटी की संगति में कुछ सुकून तलाशते हुए एक दुर्लभ भावुक क्षण में उसने उससे एडगर के बारे में पूछा। पैटी ने कोमलता से उस लड़के का पक्ष लिया। उसने कहा कि एडगर का अब कोई परिवार नहीं बचा, कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है। उसकी यह मान्यता कि उसकी मां अब भी उससे बात करती है शायद पागलपन नहीं, बल्कि उसके अकेलेपन को कम करने का एक तरीका है। ये शब्द लैंडर के दिल को गहराई से छू गए। वो अकेलेपन की पीड़ा को भली भांति समझता था। अगले दिन अस्पताल कक्ष में विवरणों की जांच करते समय लैंडर के मन में एक भयावह विचार आया। कोई मानव हृदय को क्यों संभाल कर रखेगा? ये कृत्य आवेगपूर्ण नहीं, बल्कि किसी अनुष्ठान जैसा प्रतीत हो रहा था। जब उसने घटनाओं के क्रम, कैडेट, फिर जानवरों पर विचार किया तो एक और भी गहरी आशंका जन्मी। क्या ये सब किसी गुप्त तांत्रिक प्रथा से जुड़ा हो सकता है? उसने एडगर को एक संदेश भेजा और शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक परित्यक्त घर में मिलने को कहा। वहां धूल से ढकी फर्श और जर्जर दीवारों के बीच लैंडर को कुछ विचलित कर देने वाले संकेत मिले, अजीब निशान और प्रतीक जो किसी निषिद्ध अनुष्ठान की ओर इशारा कर रहे थे। जब तक एडगर पहुंचा, लैंडर एक सिहरन भरे सिद्धांत तक पहुंच चुका था। वे हृदय ट्रॉफी नहीं थे, वे भेंट थे। दोनों फिर लैंडर के एक पुराने परिचित से मिले, एक ऐसा व्यक्ति जो गूढ़ विद्याओं का जानकार था। उस मित्र ने लैंडर से अपनी शेल्फ से एक पुस्तक निकालने को कहा जिसे एक कुख्यात चुड़ैल शिकारी ने लिखा था। उसमें एक अनुच्छेद में वर्णन था कि कैसे एक फांसी दिए गए व्यक्ति का हृदय अंधेरी शक्तियों को अर्पित किया जाता है। उस मित्र ने वर्षों पहले के एक भयभीत करने वाले चुड़ैल शिकारी का भी जिक्र किया, हेनरी क्लेर, जिसके बारे में अफवाह थी कि उसने जादू टोने के आरोप में सैकड़ों लोगों को मृत्युदंड दिया था। किंवदंती के अनुसार क्लेर ने एक ऐसे अनुष्ठान का उल्लेख किया था जो अमरता का वादा करता था, लेकिन वो पांडुलिपि गायब हो चुकी थी। इस नई दिशा के साथ लैंडर ने एडगर से कहा कि वो कैडेटों के बीच और घुल मिल जाए और चुपचाप पता लगाए कि उनमें से कौन निषिद्ध ज्ञान में रुचि रखता है। एडगर ने इस कार्य को उत्साहपूर्वक स्वीकार किया। उसने छात्रों के एक समूह से मित्रता की और जल्द ही उसे फुसफुसाहटें सुनाई दी कि चिकित्सक का बेटा आर्टेमिस गूढ़ विषयों का असामान्य ज्ञान रखता है। अपनी आकर्षक शैली और कविता को हथियार बनाकर
एडगर ने उससे मिलने की व्यवस्था कर ली। कुछ ही समय बाद आर्टेमिस ने एडगर को एक निजी सभा में आमंत्रित किया। एडगर ने सारी बात लैंडर को बता दी और उसी क्षण से दोनों ने आर्टेमिस पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया। उस सभा में एडगर ने नाटकीय कविताएं सुनाकर सभी मेहमानों को प्रभावित कर दिया और उनका विश्वास जीत लिया। बातचीत के दौरान उसे पता चला कि आर्टेमिस और उसका साथी बेलिंगर फ्राई को अच्छी तरह जानते थे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि फ्राई कभी आर्टेमिस की बहन से प्रेम करता था, एक ऐसा संबंध जो दर्दनाक अंत पर समाप्त हुआ था। उसी रात लैंडर अचानक धीमी सिसकियों की आवाज से जाग उठा। उस आवाज का पीछा करते हुए उसने धुंधली रोशनी में एक आकृति देखी, उसकी बेटी जो धीरे धीरे रो रही थी। भावनाओं से अभिभूत होकर उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। कमरा फिर से शांत हो गया। लैंडर अकेला खड़ा रह गया, उस दृश्य से हिल चुका था। अपनी बेटी के खोने के बाद से ऐसे पल, आधी याद आधा सपना, उसके जीवन में क्रूर मेहमान बन गए थे। और जैसे जैसे जांच अंधेरे में गहराती जा रही थी, वैसे वैसे उसके अपने दिल के साए भी गहरे होते जा रहे थे। सुबह की धुंध कब्रिस्तान पर छाई हुई थी जब फ्राई को सुपुर्द-ए-खां किया गया। अंतिम संस्कार शांत था, शोक से भारी। अंतिम प्रार्थनाओं के बाद फ्राई की मां कांपते हाथों से लैंडर के पास आई। उन्होंने उसकी हथेली में एक छोटी चमड़े की जिल्द वाली डायरी रख दी। आंसू भरी आंखों से उन्होंने कहा कि ये उसके बेटे की थी। शायद इसमें उसके अंतिम दिनों का कोई रहस्य छिपा हो। अपनी कुटिया में लौटकर लैंडर ने डायरी खोली और जल्दी ही समझ गया कि उसमें कुछ भी सीधे शब्दों में नहीं लिखा था। हर प्रविष्टि प्रतीकों और गुप्त वाक्यों में छिपी थी। उसे समझने के लिए धैर्य और समय दोनों की आवश्यकता थी। फिर भी उसने सावधानी से उसे डिकोड करने का धीमा काम शुरू कर दिया। इधर एडगर आर्टेमिस की बहन लिया के और करीब आता जा रहा था। वही युवती जिसे उसने उस सुबह अपनी खिड़की के बाहर देखा था जब उसने वो रहस्यमय कविता लिखी थी। जिज्ञासा और शायद भाग्य के आकर्षण से प्रेरित होकर एडगर ने उससे एक शांत सुनसान जगह पर मिलने की व्यवस्था की ताकि वो उसे ध्यान से देख सके और अपराधबोध का कोई संकेत खोज सके। लेकिन जब वो उसके सामने खड़ा हुआ तो उसका संदेह किसी कोमल भावना में बदल गया। लिया का सौम्य स्वभाव और शांत सुंदरता उसे अप्रत्याशित रूप से विचलित कर गई। उसकी जांच धीरे धीरे स्नेह में बदलने लगी। तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के लिया गिर पड़ी। उसका शरीर ऐसे कांपने लगा मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। एडगर घबरा गया, असहाय होकर उसे जमीन पर तड़पते देखता रहा। और जितनी अचानक ये शुरू हुआ था उतनी ही अचानक वो रुक भी गया। लिया धीरे धीरे सामान्य हो गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। उधर घंटों की अथक मेहनत के बाद लैंडर आखिरकार फ्राई की डायरी का कोड तोड़ने में सफल हो गया। छिपे हुए शब्दों ने भय, गोपनीयता और छाया में होने वाली मुलाकातों के संकेत दिए। ये एक बड़ी सफलता थी, लेकिन अभी पूरी सच्चाई सामने नहीं आई थी। उसी रात जब एडगर अकादमी के मैदान से लौट रहा था, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। रास्ता अंधेरा था और उसे किसी की मौजूदगी का आभास हो रहा था, लेकिन हर बार जब वो परछाइयों में देखता वहां कुछ नहीं दिखता। अचानक बेलिंगर अंधेरे से झपटा। उसने एडगर को पकड़ लिया और साफ शब्दों में धमकी दी, लिया से दूर रहो। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। यह स्पष्ट था कि वो स्वयं भी लिया के लिए भावनाएं रखता था और एडगर को अपना प्रतिद्वंद्वी समझता था। स्थिति और बिगड़ने से पहले ही लैंडर वहां पहुंच गया और हस्तक्षेप करते हुए बेलिंगर को जोर से धक्का देकर भगा दिया। एडगर हिला हुआ और क्रोधित बोला कि अगर बेलिंगर ने फिर हस्तक्षेप किया तो वो उसे मारने से भी नहीं हिचकेगा। लैंडर ने तुरंत युवा कैडेट को शांत किया, ये याद दिलाते हुए कि गुस्सा हालात को और बिगाड़ सकता है। भोर होते ही लैंडर के पास एक चिंताजनक खबर पहुंची। कप्तान ने उसे बताया कि बेलिंगर लापता है। तुरंत एक खोज दल तैयार किया गया। ज्यादा देर नहीं लगी, उनके सबसे बड़े डर की पुष्टि हो गई। उन्हें बेलिंगर एक पेड़ से लटका हुआ मिला। भयावह रूप से फ्राई की मौत जैसा दृश्य। उसकी छाती चिरी हुई थी और उसका हृदय निकाल लिया गया था। जब शव की जांच अस्पताल कक्ष में की गई तो डॉक्टर मार्कवे ने परेशान कर देने वाले निष्कर्ष बताए। अपराध फ्राई की हत्या जैसा दिखता था, लेकिन चीरे अलग थे। उनकी सटीकता, उनका तरीका मेल नहीं खाता था। सबसे अधिक विचलित करने वाली बात यह थी कि बेलिंगर के शरीर के साथ ऐसी क्रूरता की गई थी जो केवल अनुष्ठानिक हृदय निकालने से कहीं अधिक थी। निष्कर्ष स्पष्ट था, यह दूसरी हत्या किसी और ने की थी। कर्नल का धैर्य टूट गया। वो लैंडर पर बरस पड़ा, ये आरोप लगाते हुए कि कई दिनों की जांच के बावजूद उसने कोई ठोस उत्तर नहीं दिया। अकादमी अब भय के साए में थी और एक और निर्दयी हत्या ने सेवानिवृत्त जासूस पर से भरोसा डगमगा दिया। जैसे जैसे अकादमी की दीवारों के भीतर संदेह गहराता गया, लैंडर को एहसास हुआ कि सच्चाई हर बीतते घंटे के साथ और अधिक जटिल और अधिक खतरनाक होती जा रही है। अकादमी के भीतर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। एक शाम कप्तान ने लैंडर को अलग ले जाकर धीमे और गंभीर स्वर में बात की। उसने स्वीकार किया कि उसका संदेह अब एडगर पर केंद्रित होने लगा है। पिछली रात भोजन के दौरान एडगर ने कई कैडेटों के सामने बेलिंगर से खुलकर बहस की थी। गुस्से में उसने उसे मार डालने की धमकी तक दे दी थी। अब जब बेलिंगर मृत था, वे शब्द खतरनाक रूप ले चुके थे।
लैंडर ने तुरंत युवा कैडेट का बचाव किया। उसने कहा कि एडगर भावुक है, कभी कभी आवेगी भी, लेकिन हत्यारा नहीं। क्रोध में कहे गए शब्द किसी को अनुष्ठानिक हत्या करने योग्य नहीं बना देते। तब कप्तान ने एक और बात बताई जो लैंडर नहीं जानता था। पिछले गर्मियों में एडगर का फ्राई से भी झगड़ा हुआ था। कर्नल ने जोड़ा कि अगर कोई ठोस सबूत होता तो एडगर को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया होता। यह खुलासा लैंडर को भीतर तक झकझोर गया। एडगर ने उससे स्पष्ट कहा था कि वो फ्राई को जानता तक नहीं। फिर उसने झूठ क्यों बोला? सच्चाई जानने के लिए दृढ़ निश्चय करते हुए लैंडर सीधे एडगर के पास गया। इस बार उसका धैर्य पहले से कम था। उसने जवाब की मांग की। एडगर ने पुराने विवादों से इनकार नहीं किया। उसने स्वीकार किया कि अकादमी में आने के बाद उसका कई छात्रों से टकराव हुआ था। उसका अलग पहनावा और अजीब व्यक्तित्व उसे उपहास का आसान निशाना बना देता था। वो लड़ता था, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि उसने कभी दिल में घृणा नहीं पाली। गुस्से में शब्द कहे होंगे, पर किसी की मौत की कामना कभी नहीं की। लैंडर ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा, धोखे का कोई संकेत खोजते हुए। उसे वहां छल नहीं, बल्कि पीड़ा और सच्चाई दिखाई दी। धीरे धीरे उसका एडगर की निर्दोषता पर विश्वास लौट आया। उस दिन बाद में डॉक्टर मार्कवी ने बेलिंगर की स्मृति में अपने घर पर एक औपचारिक रात्रि भोज का आयोजन किया। लैंडर और एडगर दोनों आमंत्रित थे। शाम शिष्टाचार से शुरू हुई, लेकिन जल्द ही वातावरण तनावपूर्ण हो गया। अचानक आर्टेमिस ने अपनी मर्यादा छोड़ दी और लैंडर से तीखे शब्दों में बात करने लगा। उसके स्वर में आरोप छिपा था। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे संदेह है कि लैंडर ने चुपके से उसके सामान की तलाशी ली है। उसके शब्द खुले अपमान में बदलने लगे। अपने बेटे के व्यवहार से शर्मिंदा होकर आर्टेमिस की मां गुस्से में मेज से उठकर चली गई। लिया भी चुपचाप उनके पीछे चली गई। डॉक्टर, स्पष्ट रूप से असहज, ने व्यवधान के लिए माफी मांगी और तनाव कम करने के लिए लैंडर को एक पेय की पेशकश की। जब वो उसे तैयार कर रहा था, लैंडर की नजर कमरे में घूमी। पास की शेल्फ पर उसने एक किताब देखी जो गूढ़ विषयों से संबंधित थी। उस दृश्य ने उसके संदेह को और गहरा कर दिया। सहजता से उसने डॉक्टर से लिया के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। डॉक्टर ने स्वीकार किया कि उसकी बेटी एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है जो उसे लगातार चिंता और अनियंत्रित दौरों में डाल देती है। इसी नाजुक स्थिति के कारण उसकी कभी शादी नहीं हुई। उसी दौरान आर्टेमिस भीतर आया और उन्हें लिया का पियानो सुनने का निमंत्रण दिया। लैंडर ने विनम्रता से मना कर दिया, ये कहते हुए कि उसे ताजी हवा चाहिए। लेकिन बाहर जाने के बजाय वो चुपचाप ऊपर की ओर आर्टेमिस के कमरे की तरफ बढ़ गया। नीचे एडगर अपनी जगह पर बैठा रहा, पूरी तरह उस धुन में डूबा हुआ जो पियानो से बह रही थी। लिया का संगीत उसे अपने चारों ओर लपेटता सा लगा। उस पल में वो जांच को पूरी तरह भूल गया। उसके मन में उसके लिए भावनाएं गहरी हो चुकी थी, खतरनाक रूप से गहरी। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। इसी बीच आर्टेमिस के कक्ष के भीतर लैंडर को एक चिंताजनक खोज हुई। कमरे में एक कोट टंगा हुआ था जिसके कंधे पर कोई पदचिह्न, रैंक इंसिग्निया नहीं था। तुरंत उसके मन में एक याद कौंधी। अस्पताल कक्ष के पहरेदार ने बताया था कि जिस रहस्यमय अधिकारी ने उसे ड्यूटी से हटाया था उसने भी ऐसा ही कोट पहना हुआ था। उसी समय मिसेज मार्कवी दरवाजे पर आ खड़ी हुई। वो भी कमरे में वो कोट देखकर आश्चर्यचकित लग रही थी। लैंडर वो कोट नीचे ले गया और डॉक्टर का सामना किया। डॉक्टर ने दावा किया कि वो कोट उसके दिवंगत भाई का था और उसे बिल्कुल पता नहीं कि वो आर्टेमिस के कमरे में कैसे पहुंचा। लैंडर ने शांत स्वर में बताया कि उसे वो कहां मिला। इससे पहले कि आर्टेमिस कुछ कह पाता, कप्तान तेजी से घर में घुसा। उसके पास अत्यावश्यक समाचार था। एक और कैडेट गायब हो गया था। लापता छात्र स्टॉडर था, वही घबराया हुआ लड़का जिसने फ्राई को आखिरी बार जीवित देखा था और जिसकी अस्थिर गवाही ने लैंडर का ध्यान खींचा था। घटनाओं का क्रम दोहराया जा रहा था और संदेह का घेरा सिमटता जा रहा था। जैसे ही स्टॉडर के लापता होने की खबर मिली, लैंडर ने बिना देर किए कार्रवाई की। वो कप्तान और कई अधिकारियों के साथ उसके कमरे की तलाशी लेने पहुंचा। कमरे के अंदर संघर्ष के कोई निशान नहीं थे, न कोई उल्टा पलटा फर्नीचर, न टूटा हुआ ताला। लेकिन एक और बात ने लैंडर का ध्यान खींचा। स्टॉडर का निजी सामान गायब था। कपड़े, छोटी छोटी वस्तुएं, यहां तक कि कुछ स्मृति चिन्ह भी नहीं थे। जगह का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करने के बाद लैंडर ने शांत स्वर में कहा कि स्टॉडर का अपहरण नहीं हुआ है, वो भागा है। उसका तर्क सीधा था। एक अपहरित व्यक्ति अपना सामान पैक करके नहीं जाता। लैंडर ने अपना सिद्धांत साझा किया। फ्राई, बेलिंगर और स्टॉडर संभवतः घनिष्ठ मित्र थे। अपने दो दोस्तों की भयावह मौत देखने के बाद स्टॉडर को लगा होगा कि अगला नंबर उसका है। अपराध बोध नहीं, बल्कि भय ने उसे भागने पर मजबूर किया होगा। फिर भी अकादमी के भीतर संदेह अब आर्टेमिस की ओर झुकने लगा था। बिना रैंक वाला कोट जो उसके कमरे में मिला उसके खिलाफ भारी पड़ रहा था। फुसफुसाहटें तेजी से फैलने लगी, लेकिन लैंडर ने बिना ठोस प्रमाण के कोई कदम उठाने से इनकार कर दिया। उसने कर्नल से और समय मांगा, ये निश्चय करते हुए कि वो भय के आधार पर नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर मामला तैयार करेगा। जब अकादमी की दीवारों के भीतर तनाव और गहराता जा रहा था, एडगर ने एक बार फिर लिया से मिलने का निर्णय लिया। सच्चाई और कोमलता भरे स्वर में उसने उसके लिए लिखी गई अपनी कविता सुनाई। लिया ने चुपचाप सुना। उसका चेहरा भावहीन था,
मानो वो अपने विचार छिपाए हुए हो। फिर उसने एडगर को भीड़ भाड़ से दूर एक शांत सैर पर चलने का निमंत्रण दिया। इसी बीच लैंडर एक बार फिर अपने पुराने परिचित के पास गया, वही व्यक्ति जो गूढ़ विद्याओं का जानकार था। इस बार उसे कहीं अधिक भयावह जानकारी मिली। अमरता पर लिखी उस निषिद्ध पुस्तक का लेखक हेनरी एल क्लेरिक केवल एक विद्वान नहीं था, उसके बारे में यह भी अफवाह थी कि वो शैतान पूजा का अभ्यास करता था। उस मित्र ने क्लेरिक का एक पुराना चित्र प्रस्तुत किया। जैसे ही लैंडर ने वो चेहरा देखा, पहचान बिजली की तरह उसके मन में कौन थी। उसने वो चेहरा पहले भी देखा था। बिना एक पल गवाए वो डॉक्टर के घर की ओर दौड़ पड़ा। वहां किताबों की अलमारियों और मंद मोमबत्ती की रोशनी के बीच उसे पुष्टि मिल गई। वही चित्र दीवार पर टंगा था और वो गूढ़ पुस्तक जिस पर उसकी पहले नजर पड़ी थी, जिसमें काले अनुष्ठानों का वर्णन था, उस पर हेनरी का नाम अंकित था। एक ठंडी सच्चाई उसके भीतर उतर गई। ये कोई संयोग नहीं था। पुस्तक को कसकर हाथ में पकड़े हुए लैंडर ने डॉक्टर का सामना किया। अब उसके स्वर में शिष्टता नहीं, कठोरता थी। उसने सच्चाई की मांग की। डॉक्टर का संयम टूट गया। भय ने उसे जकड़ लिया और अंततः वो बोल पड़ा। कांपती आवाज में उसने स्वीकार किया कि लिया एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। चिकित्सकों के अनुसार उसके पास जीवित रहने के लिए केवल कुछ महीने बचे थे। उसने हर ज्ञात चिकित्सा उपचार आजमा लिया था, कुछ भी कारगर नहीं हुआ। चिकित्सा विज्ञान ने उसे निराश कर दिया था और जब विज्ञान ने आशा नहीं दी तो निराशा उसे कहीं और ले गई। निराशा ने डॉक्टर को तर्क की सीमाओं से बहुत दूर धकेल दिया। उसने लैंडर को बताया कि एक शाम लिया चमकती आंखों और अजीब आत्मविश्वास के साथ उसके पास आई। उसने दावा किया कि उनके पूर्वज हेनरी एल क्लेरिक उसे दर्शन में दिखाई दिए थे। उसके अनुसार उन्होंने एक ऐसा अनुष्ठान बताया जो उसे मृत्यु से मुक्त कर सकता था। शुरुआत में डॉक्टर ने इसे उसकी बीमारी का प्रभाव समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन जब गुप्त रूप से वो अनुष्ठान किया गया तो कुछ विचलित कर देने वाला हुआ। लिया की स्थिति में सुधार होने लगा। उसकी ताकत धीरे धीरे लौटने लगी। उसके दौरे कम होने लगे। एक ऐसे पिता के लिए जो पहले ही अपनी बेटी को खोने के लिए खुद को तैयार कर चुका था, यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। और इसी आशा के अंधेपन में उसने तर्क को त्याग कर विश्वास को अपनाने दिया। जल्द ही पूरा परिवार उस अनुष्ठान को जारी रखने में शामिल हो गया। जब डॉक्टर ये सब लैंडर को बता रहा था, उसी समय कहीं और घटनाएं घट रही थी। शहर के बाहर एक परित्यक्त घर में लिया एक साधारण वेदी के सामने खड़ी थी। पास ही एडगर अचेत पड़ा था। उसकी मां और भाई उसके साथ खड़े थे, उस काले अनुष्ठान के लिए पूरी तरह समर्पित। फ्राई का चुराया हुआ हृदय पहले ही अर्पित किया जा चुका था। अब वे इस अनुष्ठान को एक और बलि से पूरा करना चाहते थे। लिया ने हाथ में एक ब्लेड पकड़ा हुआ था। उसका चेहरा पीला था, लेकिन संकल्प अटल। उसने अपने माथे पर रक्त लगाया और निषिद्ध ग्रंथों से सीखे प्राचीन शब्दों का उच्चारण शुरू कर दिया। उसी क्षण लैंडर को भयानक सच्चाई का पता चला। अगली भेंट एडगर था। वह दौड़ा। उधर उस घर में एडगर धीरे धीरे होश में आने लगा। उसका शरीर कमजोर था, दृष्टि धुंधली। वो इतना समझ गया था कि क्या होने वाला है, और फिर भी प्रेम और टूटे दिल की धुंध में उसने विरोध नहीं किया। यदि उसकी जान लिया को बचा सकती थी तो उसके भीतर का एक हिस्सा उसे देने के लिए तैयार था। लिया धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके हाथ में पकड़ी हुई छुरी हल्के हल्के कांप रही थी, जबकि वो मंत्रोच्चार जारी रखे हुए थी। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। मोमबत्तियों की जलती रोशनी और परछाइयों से भरे कमरे में लैंडोर प्रवेश कर गया। पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। आर्टेमिस ने चाकू उठाकर उसे चेतावनी दी कि वह हस्तक्षेप न करे। उसी क्षण अफरातफरी मच गई। संघर्ष के दौरान एक मोमबत्ती गिर गई और पुराने लकड़ी के फर्श व सूखे पर्दों में आग लग गई। कुछ ही सेकंडों में लपटे दीवारों पर चढ़ने लगी। घना धुआं कमरे में भरने लगा और लैंडोर आर्टेमिस से लड़ता रहा। लिया ने खतरे की परवाह किए बिना मंत्र पढ़ना जारी रखा, मानो उसके लिए और कुछ भी मायने न रखता हो। तभी छत से जलती हुई लकड़ी का एक भारी हिस्सा गिरा और उसे बुरी तरह घायल कर गया। आर्टेमिस तुरंत उसकी ओर दौड़ा। मौका पाकर लैंडोर ने एडगर को उठाया और धुएं से भरे दरवाजे से बाहर निकाल ले गया। उनके पीछे आग ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। आर्टेमिस और उसकी मां लिया के पास ही रहे। तभी घर का एक हिस्सा गिर पड़ा और वे दोनों आग की लपटों में दब गए। लैंडोर डॉक्टर की पत्नी को आग से बाहर खींचने में सफल रहा, लेकिन लिया और आर्टेमिस बच नहीं सके। आग ने घर के साथ साथ उनकी काली महत्वाकांक्षाओं को भी राख में बदल दिया। बाहर खड़ा एडगर भय से देखता रहा, क्योंकि जिस लड़की से वह प्रेम करता था वो धुएं और आग में हमेशा के लिए खो गई। बाद में उसे सुरक्षित रूप से अकादमी के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। खबर फैल गई कि अधिकारियों के कार्रवाई करने से पहले ही डॉक्टर ने अपना पद छोड़ दिया था। कप्तान और कर्नल ने स्वयं लैंडोर को सच उजागर करने के लिए धन्यवाद दिया और उसकी ईमानदारी पर कभी संदेह करने के लिए खेद व्यक्त किया। अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद लैंडोर अपने शांत नदी किनारे वाले घर लौट आया। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं हुई। कुछ दिनों बाद एडगर पूरी तरह स्वस्थ होकर और पहले जैसा भोला न रहकर लैंडोर की झोपड़ी पर पहुंचा। उसकी आंखों में अब गुस्सा था और कुछ उससे भी अधिक ठंडा। उसने दावा किया कि उसने लैंडोर के अतीत, उसकी बेटी के बारे में एक सच्चाई खोज निकाली है। बिना अनुमति का इंतजार किए
एडगर भीतर आ गया। उसे एक अहम सुराग मिला था। जिस पत्र को लैंडोर ने कभी उसे दिया था, उसकी लिखावट उसी नोट से मेल खाती थी जो फ्राई के हाथ में मिला था। वही नोट जिसने फ्राई को उसकी मौत के स्थान तक बुलाया था। संकेत स्पष्ट था, वो पत्र लैंडोर नहीं लिखा था। कारण जानने के लिए एडगर ने अपनी शांत जांच शुरू की। सराय के मालिक पैटी से उसे एक दुखद रहस्य पता चला। एक रात लैंडोर की बेटी टूटी हुई और अपमानित अवस्था में घर लौटी थी। अकादमी के 3 कैडेटों ने उसके साथ अत्याचार किया था। उस अपमान और पीड़ा ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। ये सब जानने के बाद एडगर समझ गया कि फ्राई उन दोषियों में से एक रहा होगा। अब वो लैंडोर के सामने खड़ा था। इतना जान चुका था कि पूरी सच्चाई मांग सके। कमरे में सन्नाटा छा गया और अंततः लैंडोर बोलने लगा। लैंडोर की आवाज स्थिर थी, लेकिन उसके भीतर छिपा दर्द साफ महसूस हो रहा था। उसकी बेटी भागी नहीं थी, जैसा कि शहर के लोग मानते थे। अकादमी के 3 कैडेटों द्वारा किए गए उस अकल्पनीय अपराध के बाद वो अपमान और पीड़ा सहन नहीं कर पाई। एक सुनसान रात वो पहाड़ी चोटी पर चढ़ी और नीचे गहरी खाई में कूद गई। उसके भाग जाने की कहानी एक झूठ थी, एक पिता के शोक और बेटी के दुख को छिपाने के लिए रचा गया पर्दा। उस दिन के बाद से लैंडोर केवल एक ही उद्देश्य के लिए जी रहा था, बदला। अपनी मृत्यु से पहले उसकी बेटी ने उसे एक छोटा सा लॉकेट दिया था जो फ्राई का था। वही वस्तु फ्राई की संलिप्तता साबित करने के लिए काफी थी। लैंडोर ने चुपचाप उस पर नजर रखना शुरू किया और सही समय का इंतजार करने लगा। जब समय आया, उसने झूठे नाम से एक पत्र लिखा और फ्राई को अकादमी परिसर से दूर बुला लिया। अंधेरे में उसने उसे बेहोश कर दिया। बाद में उसे एक पेड़ से लटका दिया ताकि ये आत्महत्या जैसा लगे। उससे पहले उसने फ्राई को मजबूर करने की कोशिश की कि वो बाकी 2 दोषियों के नाम बताए, लेकिन फ्राई ने इनकार कर दिया। दूर से आती कदमों की आहट ने लैंडोर को अधूरा काम छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन किस्मत ने ऐसी चाल चली जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसी रात डॉक्टर, जो अपने निषिद्ध अनुष्ठानों के प्रति आसक्त था, ने फ्राई का हृदय निकाल लिया। अपराध स्थल कुछ ऐसा बन गया जो लैंडोर की योजना से कहीं अधिक भयावह था। उसे ऐसा लगा मानो स्वयं भाग्य उसकी प्रतिशोध की राह में उसका साथ दे रहा हो। जब उसे हत्या की जांच का कार्य सौंपा गया तो उसने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उसने चालाकी से संदेह को तांत्रिक क्रियाओं की ओर मोड़ दिया, क्योंकि डॉक्टर का परिवार पहले से ही अंधविश्वास में लिप्त था। भ्रम को मजबूत करने के लिए उसने स्वयं जानवरों की हत्या की और उनके दिल निकाल दिए ताकि ये सब किसी काले जादू की बलि जैसा प्रतीत हो। फ्राई की डायरी को समझते हुए लैंडोर को दूसरे दोषी का नाम मिला, बेलिंगर। उसने गुप्त रूप से उसका सामना किया, उससे सच उगलवाने के लिए उसे पीटा और तीसरे का नाम जाना, स्टोडार। फिर उसने बेलिंगर की भी हत्या कर दी और उसका दिल निकाल लिया ताकि फ्राई की मौत जैसा ही दृश्य बने और काले जादू का भ्रम कायम रहे। अगला नंबर स्टोडार का था, लेकिन डर लैंडोर से पहले ही उस लड़के तक पहुंच गया। मौतों के क्रम से भयभीत होकर स्टोडार स्वयं अकादमी से भाग गया। एडगर चुपचाप सब सुनता रहा। फिर उसने वो प्रश्न पूछा जो हवा में तैर रहा था, लैंडोर ने उसका पीछा क्यों नहीं किया? लैंडोर का उत्तर सीधा था, उसमें अब फिर से हत्या करने की शक्ति नहीं बची थी। उसके हाथ पहले ही 2 जिंदगियों के खून से रंग चुके थे। शायद, उसने कहा, इतना ही काफी था कि स्टोडार अपनी पूरी जिंदगी अपराध बोध से घिरा रहे, हर समय पीछे मुड़कर देखता हुआ, कभी भी अपने किए की याद से मुक्त न हो सके। इस प्रकार लैंडोर ने अकादमी को मात दे दी, संदेह की दिशा बदल दी और बिना स्वयं को बेनकाब किए अपनी बेटी का बदला ले लिया। और उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं था। उसका विश्वास था कि उसने जो कुछ भी किया अपनी बेटी के लिए किया। लेकिन एडगर शोक और समझ के बीच बंटा हुआ खड़ा था। लिया अब इस दुनिया में नहीं थी। जिस लड़की से वो प्रेम करता था, वो अमरता की तलाश में अपनी जान गंवा चुकी थी। दुनिया उसे अब खाली और अर्थहीन लग रही थी। एक क्षण के लिए उसने सोचा कि लैंडोर के वे पत्र, जो उसके छल का प्रमाण थे, कर्नल को सौंप दे। न्याय इसकी मांग करता था। परंतु जब उसने लैंडोर की बेटी के साथ हुई क्रूरता के बारे में सोचा तो उसके मन में प्रश्न उठा, क्या कोई कानूनी सजा उस अपराध की बराबरी कर सकती है? उन युवकों ने एक निर्दोष जीवन नष्ट कर दिया था। अंततः एडगर ने अपना निर्णय ले लिया। उसने सबूत जला दिए। सच धुएं में घुलकर गायब हो गया। उसके बाद लैंडोर के पास केवल यादें ही बची, हंसी की गूंज, बीते हुए जीवन के टूटे हुए टुकड़े। उसके घर के पास बहने वाली नदी पहले से भी अधिक ठंडी महसूस होने लगी। और एक दिन वो उसी पहाड़ पर चढ़ गया जहां उसकी बेटी ने अपनी आखिरी सांस ली थी। चट्टान के किनारे पर पेड़ों के बीच सरसराती हवा के साथ लैंडोर अकेला खड़ा था, अंततः उस एकमात्र परिवार से मिलने के लिए तैयार जिसे उसने सच्चे दिल से प्रेम किया था। यदि इस कहानी ने आपको भावुक किया, चौंकाया या सही और गलत के बारे में सोचने पर मजबूर किया, तो और दमदार मूवी रिकैप्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले रहस्य तक जिज्ञासु बने रहें।